नमस्कार, मैं योगेश राणा। आज बड़ा सवाल यह है कि भाजपा राहुल गांधी को राजनीतिक तौर पर हीरो बनाने पर तुली है। इसके बाद भी कांग्रेस विपक्ष के लिए राजनीतिक तौर पर अछूत बनती हुई क्यों दिख रही है। इसके कई सारे उदाहरण अभी हाल ही में सामने आए हैं जिन पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक तथ्य को समझिए। एक ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस, 2 तेलंगाना में चंद्रशेखर राव ने भारत राष्ट्र समिति और 3 आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी ने वाईएसआर कांग्रेस और 4 शरद पवार ने एनसीपी। ये वो दल है और ये वो नेता है जो कभी कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे। इसीलिए अब अगर ये लोग कांग्रेस के साथ आते हैं तो खुद का राजनीतिक अस्तित्व चिंता में पड़ता हुआ इनको दिखता है। विपक्ष की एकता में 2 चीजें सबसे बड़ी बाधा है मौजूदा समय में। एक यह है कि बहुत से दल पहले कांग्रेस का ही हिस्सा रहे हैं या फिर कांग्रेस के खिलाफत कर उन्होंने अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की है। और दूसरा, कईयों को लगता है कि अगर चुनाव के बाद भाजपा की स्थिति थोड़ा डावाडोल रही तो पता नहीं किसको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल जाए। इसीलिए 2024 के चुनाव में कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाने से विपक्षी दल बच रहे हैं। अभी विपक्ष में 3 धाराएं हैं और 5 गुट है। ये 3 धाराएं और ये 5 गुट क्या एक हो सकते हैं? इस सवाल के उत्तर को अभी कुछ दिनों में घटी कुछ राजनीतिक घटनाओं और राजनीतिक गतिविधियों से समझा जा सकता है। पहले 5 गुट की बात करते हैं, इसके बाद 3 धाराओं की बात करेंगे। 1 कांग्रेस, 2 टीएमसी, 3 आम आदमी पार्टी, 4 बीआरएस, 5 एनसीपी। ये 5 दल और इनके मुखिया खुद को प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे काबिल मानते हैं और इन लोगों ने अपने अपने पक्ष में गोलबंदी शुरू भी कर रखी है। आप ध्यान दीजिए, इनमें सबसे तेजी में ममता बनर्जी है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने विपक्ष का चेहरा बनने के लिए सबसे ज्यादा बेचैनी दिखाई है। वो अभी ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मिली। इससे पहले 17 मार्च को सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मिल चुकी है। इसके साथ ही वो अपने गुट में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के बेटे कुमार स्वामी को भी शामिल करना चाहती है। वो भाजपा और कांग्रेस दोनों से ही समान दूरी बनाने की बात करती रही है। इस तरीके से ममता अपना अलग ही गुट बना रही है जिसमें कांग्रेस के लिए कोई जगह दिखती नहीं है। अब बात केजरीवाल की करें तो वो पत्र लिखकर 7 गैर भाजपा और गैर कांग्रेसी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मिलाकर एक मंच बना रहे हैं जिनको G8 का नाम दिया गया है। उनके मंच में भी कांग्रेस के लिए कोई जगह दिखती नहीं है। और अभी ये जो केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला कर रहे हैं, इससे भी साफ दिखता है अरविंद केजरीवाल इस बात से चिंता में आ गए हैं कि राहुल गांधी पर ये जो मौजूदा स्थिति है, राहुल गांधी का कद राजनीतिक तौर पर ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि वो चर्चा में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो राजनीतिक तौर पर पीड़ित हो रहे हैं, किए जा रहे हैं। इस तरह का कांग्रेस उनको पेश कर रही है। इससे लग रहा है अरविंद केजरीवाल को कि मैं पीछे रह जाऊंगा, इसीलिए वो अपना मंच बना रहे हैं और इसीलिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि कहीं मेरी जगह जो बनी है ये छोटी ना पड़ जाए, पीछे ना रह जाऊं। अब थोड़ा आगे बढ़कर एनसीपी नेता शरद पवार की गोलबंदी को समझिए। वो ईवीएम के खिलाफ अभियान चलाकर विपक्ष में अपना ही खेमा बना लेना चाहते हैं। उन्होंने चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल के खिलाफ दिल्ली में एक बैठक बुलाई। इसमें कांग्रेस, सीपीआई, सपा, शिवसेना, बीआरएस, सीपीआईएम, आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन ममता बनर्जी का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। इस तरीके से शरद पवार के यहां पर कांग्रेस के लिए तो जगह है, लेकिन विपक्ष के कई लोग हैं जिनके लिए यहां पर यानी शरद पवार के लिए जगह नहीं है या शरद पवार के यहां पर जगह नहीं है। ये जो राजनीतिक गोलबंदी है इसको समझना बहुत ही जरूरी है। इस तरह से शरद पवार का अपना ही एक गुट है जो विपक्ष की एकता की बात करता है, लेकिन इसमें भी सभी दल शामिल नहीं है। यह ध्यान में देने योग्य बात है। अब बात को और आगे बढ़ाए तो विपक्षी एकता की एक मुहिम तेलंगाना से की जा रही है। टीआरएस नेता के चंद्रशेखर राव ने पिछले साल ही नीतीश कुमार के साथ एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस कर डाली थी। इसके बाद जनवरी में केसीआर ने खम्मम में एक जनसभा की जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान, केरल के मुख्यमंत्री और सीपीआईएम नेता पिनाराई विजयन, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और सीपीआई महासचिव डी राजा शामिल हुए थे। लेकिन यहां पर भी कांग्रेस को कितनी एंट्री मिलेगी यह एक समझने वाली बात है।
जो वक्त के साथ ही सामने आएगी। इस तरीके से यह कुछ उदाहरण है विपक्ष की एकता को लेकर। विपक्ष कितना एक है और कितना एक हो सकता है, इसको समझने के लिए एक और तथ्य पेश किया जा सकता है। आप ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने कहा, विपक्ष 3 धाराओं में बटा हुआ है। एक धारा वो क्षेत्रीय पार्टियां जो बीजेपी और कांग्रेस से समान दूरी बनाकर रखना चाहती है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के साथ चलने वाली राजनीतिक पार्टियां आती है और तीसरे नंबर पर वो राजनीतिक पार्टियां जो लोकसभा के अगले चुनाव के कुछ समय पहले ही अंतिम फैसला लेने का मन रखती है। और कुछ पार्टियां तो ऐसी भी है जो लोकसभा चुनाव के बाद के समीकरण के हिसाब से खुद को तैयार करती रहती है। इन सभी पार्टियों के अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ है, इसीलिए इनका संगम कैसे होगा, कब होगा, कितना संभव है होना, यह बड़ी ही टेढ़ी खीर है। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, विपक्ष की अधिकतर पार्टियां कांग्रेस से टूटकर ही बनी है। इसीलिए समस्या यह है कि ये कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है तो इनके वोट बैंक का जो बड़ा हिस्सा है या फिर सारा का सारा जो हिस्सा है वो कांग्रेस के पास स्थायी तौर पर जाने का खतरा पैदा होता है। इसीलिए कांग्रेस विपक्ष के अधिकांश दलों के लिए अछूत रहती है और मेरा मानना है कि आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस इनके लिए अछूत ही रहने वाली है राजनीतिक तौर पर, और विपक्ष छोटे छोटे गुटों में बटेगा। महागठबंधन हर बार की तरह इस बार भी एक सपना ही साबित होता हुआ दिखने वाला है। यह एक साफ सी तस्वीर है, ऐसा मेरा मानना है, और इस तस्वीर का फायदा भाजपा को सीधे तौर पर मिलना ही मिलना है। वो पहले भी मिलता रहा है, इस बार भी मिलेगा। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।